आप सभी का स्वागत है आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम होने वाला है और उसका जो सिलेबस है SCERT। तो SCERT के तहत जो भी आपके बुक है उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 6 की जो पुस्तक है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। तो इस बुक को आज हम लोग पूरा कवर करेंगे। इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं उसको कवर करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन बनता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप समझ लीजिए कि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे गारंटी देते हैं कि अगर इस किताब से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे इस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे इन सभी फैक्ट को इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके टोटल 7 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। इन 7 को हम लोग चलिए कवर करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो भी अभी बाकी है इसमें जितने भी सब्जेक्ट वो भी आने वाला है। और इस वीडियो का PDF कहाँ मिलेगा उसको भी हम लोग इस वीडियो के बाद में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये जो है आपका जो क्लास होने वाला है ये आपका चौथा क्लास है। इससे पहले जो पहली क्लास आई थी वो क्लास 5 की EVS ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास 6 से 8 में तो यहाँ पे हमारी दुनिया को ख़त्म हो चुका है। उसके बाद दुनिया ख़त्म नहीं हुआ है, ये आपका बुक ख़त्म हो गया है। उसके बाद साइंस भी ख़त्म हो गया है और आज का जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। बच जाएगा केवल 6 का आपको अतीत से वर्तमान यानी हिंदी की बुक। बाकी और ये जो बुक है धीरे धीरे सभी आपको 10 से 15 दिनों के बीच में आ जाएगा। तो बस आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो आपको आएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहले चैप्टर से पहला जो इसका चैप्टर इसमें दिया गया है वह है विविधता की समझ। विविधता की समझ को देखिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे विविधता का मतलब क्या होता है, यानी आपको अलग अलग जो चीज़ें पाई जाती है। ऐसा बोला जाता है कि हाँ भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यानी आपको बहुत सारी इस विविधताएं पाई जाती है। सभी जगह अलग अलग लोग रहते हैं, सभी जगह अलग अलग खान पान होता है। तो विविधता का आधार हम लोग क्या चुन सकते हैं, खान पान के आधार पर, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में सभी जगह अलग अलग चीज़ें खाई जाती है। रहन सहन पे जैसे देख लीजिए बहुत जगह आपका रहन सहन अलग है, बिहार का अलग है, गुजरात में देखिए कपड़ा लोग अलग पहनता है उसका रहन सहन अलग है, जो आपको रहता है जम्मू कश्मीर में उसका रहन सहन अलग है। रंग रूप के अनुसार भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए साउथ में कैसे लोग रहते हैं और उत्तर भारत में देखिए पहनावा के आधार पे, वेशभूषा के आधार पर, कहाँ के जीवन यापन है उसके आधार पे, और कहाँ पे देखिए भाषा पे, यानी कहाँ पे लोग सभी तरह के भाषा बोलती है, यानी यह विविधताओं के भरा यह देश है। उसके बाद त्योहारों के आधार पे हम लोग समझ सकते हैं कि विविधता का जो है ये आधार है, इसी के आधार पर विविधता जो है भारत में फैली हुई है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो बुक में जो दिया गया है जो चीज़, चलिए हम उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको खान पान से देखिए विविधता कैसे दिया हुआ है, और यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो फिगर है वो आपको लिट्टी चोखा का है। तो लिट्टी चोखा जानते हैं कहाँ का फेमस है, तो बिहार का फेमस है। तो आप यहाँ में पूछ सकता है, जैसे आपका 3 दिया था इस बुक में, तो यहाँ पे देखिए लिट्टी चोखा जो है बिहार का है। और मछली चावल पूछे तो मछली चावल सबसे ज़्यादा लोग बंगाल में खाते हैं, तो ये बंगाल हो जाएगा। इडली डोसा की बात करें तो ये आपको साउथ का खाना है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और दक्षिण भारत में देखिए थाली जो होता है परोसा जाता है इस प्रकार से परोसा जाता है, जैसे केले के पत्ते पे सब चीज़ दिया जाता है। और वहीं आपका देखिए ये गुजराती वाला थाली है, तो ये आपको दिया गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन जो है अगर चित्र वाला पूछे तो भी आपको मिलान करने के लिए दे सकता है, या आपको सीधा ऐसे ही पूछ सकता है कि मछली चावल सबसे ज़्यादा कहाँ लोग खाया जाता है, तो आपको कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे त्यौहार के आधार पे देखिए विविधता कैसे कैसे फैली है, यानी कौन सा त्यौहार जो है कहाँ पे मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले छठ पर्व की, तो छठ पर्व तो बिहार का है, सबको ही मालूम होगा। तो यहाँ पे देखिए छठ पर्व का है। उसके बाद सरहुल दिया गया था, सरहुल जो है आपके झारखंड का है, सरहुल है झारखंड में मनाया जाता है। उसके बाद ओणम, ओणम जो है केरल में बनता है, और देखिए यही आपका ओणम पर्व मनाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, तो नौका दौड़ होता है, यानी नौका का रेस लगाया जाता है। किसमें, तो ओणम में। पूछ सकता है कि हाँ ओणम में क्या होता है, तो नौका रेस होता है। उसके बाद देखिए इसमें दिया था लोहरी का, देखिए यहाँ पे लोहरी मनाया जा रहा है, और लोहरी जो है वह पंजाब का है, क्या है, त्यौहार है। उसके बाद देखिए ये 4 चीज़ें हम अलग से दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अटकल पोंगल एक पूछता है, अटकल पोंगल कहाँ का है, केरल का। और सीधे पोंगल पूछे तो आपको तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए यहाँ पे इसको हम शामिल किए हैं। तो यहाँ पे इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए आप बिहार के हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे देखिए आप गांव में हमेशा सुने होंगे, एक जो है कहानी सुनते होंगे, एक कहा जाता है उसको बुझौल। जैसे बोलता है कि हाँ अटकल चटकल दही चटावल सावन में करैला फूरे। तो यहाँ पे उस तरह से याद रखिए, देखिए अटकल चटकल
सावन में करैला फूले, तो करैला से केरल। तो यहाँ पे अटकल वाला अगर पूछे तो आपको याद हो जाएगा। देखिएगा ऐसे भी याद नहीं होता है। तो देखिए करेला का सब्जी जो है बहुत तीखा होता है, बहुत कोई इसको घोटाता नहीं है, बोलता है कि हाँ इसको घोटाएगा नहीं, जाके मुंह में इसको गले में जाकर अटक जाता है। तो अटकल से केरल भी वैसे भी याद रख सकते हैं। जबकि ऐसे अगर पोंगल पूछे तो आपको तमिलनाडु याद रखिएगा। पोंगल में देखिए पोंगल यानी आपको गले मिलने की अगर बात हो रही है तो गले में क्या होता है, मिला जाता है, तो तमिल। तो यहाँ पे तमिल वैसे भी याद रख सकते हैं। जल्लीकट्टू है, ये तमिलनाडु का है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको पर्व भी पूछ सकता है एग्जाम में कि हाँ कौन सा पर्व किस राज्य में होता है। तो और जो आपके इसमें अन्य जो जैसे दिया है, जैसे आपका एसपीडी में है, एसपीडी में जो नवीनतम पर्व हुआ है उसको दिया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पूरे भारत में। देखिए भाषा की बात करें तो पूरे भारत में अगर भाषा बोली जाती है तो वह है 1652 से भी ज़्यादा। ये आपका जो आंकड़ा है आपको SCERT जो हम लोग बुक कवर कर रहे हैं इसी बुक का दिया हुआ है। बाकी हम इसमें अपने से नहीं जोड़ रहे हैं कि हाँ यहाँ पर याद रखिएगा 1652 से भी ज़्यादा भाषाएँ भारत में बोली जाती है। और उसमें अगर हम बात करें तो इन सभी भाषाओं में भारत की जो संविधान है उसमें अनुसूची में जो है 22 भाषा को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग याद करना जरूरी है। आपके बुक में तो नहीं दिया था, लेकिन इसको एक्स्ट्रा से हम लोग चलिए इसको कवर करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें अनुसूची की तो ये 8वीं अनुसूची में आती है भाषा, और यहाँ पे आर्टिकल भी दिया गया है 344 के 1 में दिया गया है। और ये जो 22 भाषा है यहाँ पे देखिए कौन है, तो 22 भाषा में सबसे पहले आपको अगर हम बात करें जब मूल संविधान था जो बना था तो उस समय आपको 14 भाषाएं इसमें उल्लेखित की गई थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा मूल संविधान में 14 भाषा ही थी, यानी फिर इसमें जो है 8 भाषा और जोड़ा गया था। तो जोड़ने के लिए मालूम होगा आपको संविधान में संशोधन होता है, तो यहाँ पे उस संशोधन को भी याद रखेंगे हम लोग और उसको भी ट्रिक से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मूल संविधान में 14 भाषा थी, कौन कौन थी, तो यहाँ पे देखिए बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। तो ये आपके ऑप्शन में दे सकता है कि हाँ दे देगा कि आपके बताइए कि इनमें से कौन भाषा जो है संविधान के जो 8वीं अनुसूची में शामिल है और कौन नहीं है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे इसको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 14 भाषा तो देख लिए। अब हम यहाँ पे ये जो आपका 8 भाषा है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए संविधान में संशोधन हुआ था पहली बार शामिल करने के लिए 21वां संविधान संशोधन वह 1967 में हुआ था, और उस समय एक ही भाषा जो है सिंधी को शामिल किया गया था, वो आपको सिंधी हो गया। तो 14 एक आपका ये 15 हो गया। उसके बाद देखिए आपको अगला जो भाषा हुआ था 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था। और 3 भाषा कौन था, तो नमक था, याद रखिएगा नमक। न से आपको नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, तो ये आपको नमक याद रखना है। उसके बाद देखिए उसके बाद हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसमें आपको 4 भाषा को जोड़ा गया था। और 4 भाषा कौन था, तो बोडमास। तो यहाँ पे बोडमास लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। जैसे ब से आपका क्या होगा, तो बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। तो यहाँ पे 8 तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। और देखिए संविधान संशोधन की बात करें अगर याद करने की, तो अगर इसमें एक भी याद है तो आपको याद होगा। देखिए 21 + 71 क्या होता है, 92 होता है। तो 21 + 71 92, आपको ये भी याद रहेगा। 21 में आपका 1 है सिंधी, 71वां जो है आपका नमक है, और 92वां जो है बोडमास है। तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में जो है यहाँ पे कुछ बोले जाने वाली भाषा को यहाँ पे देखिए खालिस्तान अभ्यास के रूप में भरना था। जैसे बिहार का राज्य का जो है भाषा क्या था, तो इस बुक में दिया गया था आपको हिंदी दिया गया था, भोजपुरी दिया गया था, अंगिका दिया गया था, मैथिली दिया गया था, साथ में वजिका भी दिया था। तो वजिका ये सब क्षेत्र जो है आपको बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। इसमें मेन रूप से आपका हिंदी है, लेकिन इसमें जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है उसको भी शामिल किया गया। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में भी हिंदी बोला जाता है, और उसके साथ आपको क्षेत्रीय भाषा भी जैसे बोला जाता है। जैसे आपको कानपुर में कानपुरिया हो गया, अवध में अवधी हो गया, उसके बाद अन्य भाषा जो है इसमें बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में आपको मालूम होगा पंजाबी बोला जाता है। कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पे कन्नड़ भाषा फेमस है। तमिलनाडु में क्या है, तो तमिल है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है। उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, और असम में असमिया भाषा बोला जाता है। तो यहाँ पे अन्य जो आपके भाषा है उसको भी याद रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना की, क्योंकि आपके देखिएगा ये जो आपका चैप्टर समाप्त होगा पहला चैप्टर, उसके आखिरी में आपको प्रस्तावना दिया गया है। और संविधान का जो प्रस्तावना है आपको उससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप चाहे वो 12th के लिए हो या आपको किसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रस्तावना में सबसे पहले ये जो प्रस्तावना लिखा गया है आपको इसके अंदर से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। आप तो सीधा प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हाँ हम भारत के लोग भारत को संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की समस्त नागरिकों को। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको पहला हम लाइन यहाँ पे पढ़े हैं, इसमें सीधा पूछता है कि ये जो आपका इसमें जो आदर्श जो दिया गया है उसको सजाने के लिए देता है। आपको इसमें सजाने के लिए देता है कि हाँ पहले कौन आएगा, दूसरा पे कौन आएगा, तीसरा पे कौन आएगा। तो पहला याद रखिएगा, पहला प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष
आपको चौथा यहाँ पे लोकतंत्र गणराज्य, तो ये आपको सजाने के लिए भी देता है और ये आपको आदर्श कहलाते हैं। तो किसका, तो आपको प्रस्तावना का। उसके अलावा देखिए यहाँ पे पढ़िएगा, तो उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दी। तो यहाँ पे देखिए पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यहाँ पे ये भी पूछता है, एक इसमें आपका जोड़ देगा धार्मिक न्याय जोड़ देगा, और पूछेगा बताइए कि संविधान के इसमें जो आपका प्रस्तावना है इसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो आपको धार्मिक न्याय नहीं है, बाकी 3 न्याय है। कौन सा है, तो आपको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। और इसका ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, आसरा। यहाँ पे देखिए अगर आपको किसी से न्याय का आसरा है तो याद रखिएगा, अ से आर्थिक, आपका स से सामाजिक और र से राजनीतिक। तो न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। उसी प्रकार स्वतंत्रता भी इसमें 5 प्रकार का है। उसी प्रकार समता भी 2 प्रकार का है। उसी प्रकार बंधुता भी है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन के रूप में आपको इसमें आगे बता देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें इस प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना को ही आपको उद्देशिका प्रस्ताव और उद्देशिका और प्रस्तावना ही बोला जाता है। इसको अगर हम बात करें तो इसको प्रस्तुत किया गया था संविधान में 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तुतकर्ता कौन थे, इसको प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। और फिर यही प्रस्तावना को आपको 22 जनवरी को 1947 को यहाँ पे पारित कर लिया था और ये प्रस्तावना लागू हो गया था। प्रस्तावना की यहाँ पे देखिए, प्रस्तावना जो है संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बोला जाता है। यानी आपको कुंजी किस तरह गेट खोलते हैं घर में जाने के लिए, उसी प्रकार आपको संविधान का जो किताब है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका प्रस्तावना ही है। सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ा था, इसलिए संविधान की इसको कुंजी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इससे कौन कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट निकलता है। अगर हम बात करें, देखिए इसमें 5 आदर्श था जो सबसे पहले पढ़े थे हम भारत के लोग भारत को, तो संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक गणतात्मक और गणराज्य बनाने की यहाँ पे ये बात कही गई है। तो ये आपको याद रखना है एक क्रम में, क्योंकि आपको बीपीएससी का जो एग्जाम होता है आपको ऐसे, उसमें इसको कितना बार पूछा गया है आपको सजाने के लिए। तो ये चीज़ आपको बीपीएससी ले रही है तो शक है कि पूछ ले, तो आपको पूरा एक क्रम याद रखना है, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक गणतात्मक और गणराज्य। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें आपको 4 प्रकार की आकांक्षा थी। कौन कौन थी, तो आपको न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अब अगर आप बात करें इस न्याय की, तो 3 प्रकार का न्याय है बताए हैं, आसरा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। इसमें धार्मिक वाला बहुत कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि ये धार्मिक वाला हमेशा पूछता है, तो ये धार्मिक वाला याद रखिएगा। स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार का है, और उपासना, विचार, अभिव्यक्ति और फिर विश्वास है और धर्म है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसका भी ट्रिक है। देखिए उपवास भी अधर्म करे, यहाँ को याद रखिएगा। उपवास से उपासना, 20 से आपका विचार हो जाएगा, 20 से फिर विश्वास हो जाएगा, अ से अधर्म में देखिए यहाँ पे अभिव्यक्ति हो जाएगा और ध से धर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 प्रकार का स्वतंत्रता भी है। उसी प्रकार इसमें 2 प्रकार की समता दिया गया है, वो आपका प्रतिष्ठा और अवसर है। और बंधुता की बात करें तो गरिमा, एकता और अखंडता, ये भी आपके 2 बंधुता दिया गया है। तो आपको प्रस्तावना से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछ सकता है। प्रस्तावना में अगर बात करें एक और पूछेगा ज़्यादा करके, तो आपको प्रस्तावना में पूछेगा संशोधन कब हुआ था। तो एकमात्र संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, वह हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें क्या हुआ था, तो प्रस्तावना में यहाँ पे देखिए अखंडता, निरपेक्ष, समाजवादी को जोड़ा गया था। यहाँ पे 3 चीज़ों को जोड़ा गया था नया। तो याद रखिए आपको इसमें जोड़ने के लिए आपस, याद रखिएगा ट्रिक, इसको आपस में यहाँ पे आपस इसको बुला लिया गया था। तो ऐसे याद रखिएगा कि 3 चीज़ों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। प्रस्तावना में कौन कौन था, तो आपको अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष और स से समाजवादी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस बुक के लास्ट में एक और दिया गया था भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1891 को, और अम्बेडकर जयंती मनाया था 14 अप्रैल को, और इनका जो मृत्यु हुआ था 1956 में हुआ था। तो यहाँ से भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर पूछे तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चैप्टर है कि ग्रामीण जीवन के, यहाँ पे जीवन यापन के स्तर, यानी ग्रामीण जो लोग हैं वह कैसे जीवन यापन करते हैं। तो ग्राम में मालूम होगा, इसमें एक पॉइंट दिया गया था कि भारत जो है गाँवों का देश है, और भारत में अगर हम बात करें तो कितने गांव हैं, तो इस बुक में दिया गया था 6 लाख से अधिक गांव हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे जीवन यापन की बात करें, देखिए जीवन यापन गांव का कैसा होता है, जो सब व्यक्ति अधिकतर लोग गांव में रहता है बिहार का। देखिए यहाँ पे ये देखिए लोहार काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए खेत में, यहाँ पे जाना लोग काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये लोग देखिए बढ़ई है, इधर ट्रैक्टर से काम हो रहा है, खेत में जोता रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको गांव में ऐसे ही लोग जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया था आपको, मतलब इसमें अभ्यास दिया गया है कि कृषि कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो गेहूँ, चना, अरहर, मसूर, धान उपजाना आता है। गैर कृषि कार्य क्या है, तो आपको
गैर कार्य कृषि वो होता है कि आपको जो कृषि करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जब ये खाली बैठे हुए रहते हैं तो एक अन्य काम करते हैं जिससे उनका खर्चा चलते रहे। जैसे आपको बागवानी कर लेंगे, डेयरी उत्पादन कर लेंगे, मछली उत्पादन कर लेंगे, मुर्गी पाल लेंगे, सुअर पाल लेंगे, तो ये आपको गैर कृषि के अंतर्गत आता है। यानी इसके तहत ये लोग बाजारों से लाभ कमाते हैं, यानी पैसा कमाते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा। अन्य कार्य की बात करें तो आपको ये दोनों को छोड़कर आते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर ये और दुकानदार सब हो गए, ये अन्य कार्य में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में जो है किसान को वर्गीकृत किया गया है, यानी किसान को बांटा गया है कैसे कैसे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसमें था कि मध्यम वर्गीय किसान क्या है। तो मध्यम वर्गीय किसान की पहचान यह है कि उसके पास जो है आपको 5 एकड़ ज़मीन, यानी आपको 8 बीघा ज़मीन के आसपास उसको खेत होना चाहिए। 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा होता है, यानी आपको 2 × 16 यानी 160 कट्ठा है। तो आपको वह क्या है, आपको मध्यम वर्गीय किसान है। और उस किसान के लिए अगर हम बात करें तो इस किसान को कैसे पहचान सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए खेती के साथ वो अन्य व्यवसाय करता हो, मुर्गी का पालन करता हो, बैंक से लेकर खेती करता हो, और समय पड़ने पे अगर हम बात करें तो मजदूरों की सहायता भी लेता हो। अगर मान लीजिए छोट मोट काम हो रहा है खेत में तो वो कभी कभी अपने कर लेगा, लेकिन मान लीजिए अगर खेत में अगर हम बात करें खेत को जोतवाना पड़े या फिर उसको धान को कटनी करवाना पड़े, गेहूँ कटवाना पड़े, तो उसमें आपको जाने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा मोटा कार्य हुआ तो आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। मध्यम वर्गीय किसान लोग जाना नहीं रखते हैं, मेन भारी काम आएगा तब रखेंगे। और ये आपको बैंक से अगर हम बात करें तो लोन लेके भी खेती करते हैं पैसा खत्म होने पे, और यहाँ पे खेती के साथ ये अन्य आपको व्यवसाय भी करते रहते हैं। तो ये आपको होते हैं मध्यम वर्गीय। एक दिया गया था सीमांत किसान। सीमांत किसान क्या होता है, तो सीमांत किसान के पास जो ज़मीन होता है वो 1 एकड़ यानी आपको 1.5 बीघा होता है। तो ये भी याद रखिएगा। और सीमांत किसान की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कर्ज लेके खेती करते हो। आधुनिक उपकरण इसके पास कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ। आधुनिक उपकरण का मतलब हुआ आपको क्या, तो थ्रेसर हो गया, या आपको इसमें जो भी नया मशीन आता है, ट्रैक्टर हो गया, पंप नल हो गया, हैंड पंप हो गया, ये इनके पास उपलब्ध नहीं रहेंगे और ये आपको सीमांत किसान कहलाते हैं। और ये आपका जब अपना खेत में काम कर लेते हैं तो वो दूसरों के खेत में भी काम करने जाते हैं, यही आपके सीमांत किसान होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इनका अन्य काम भी करते हैं अपने खेत में काम करने के बाद, जैसे गाय पाल लिए, भैंस पाल लिए, इसका दूध बेच लिए या मुर्गी पाल लिए, ये आपको सीमांत किसान का कार्य है। और हम देखेंगे बड़ा किसान। बड़ा किसान कौन होता है, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हो, यानी 15 एकड़ और यानी आपके 24 बीघा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बड़ा किसान का पहचान क्या है कि आधुनिक उपकरण इसके पास उपलब्ध हो, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सब मशीन उसके पास हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ज़रूरत होने पे इसके अनाज भी बेचे। अगर मान लीजिए इसके पास खेत में जो अनाज हुआ है तो उस समय वो नहीं बेचेगा, देखिएगा कि हाँ वो इंतजार करेगा कि हाँ कब अनाज का भाव बढ़ने वाला है, उस समय बेचेगा। बाकी जो किसान है अगर हम बात करें तो वो आपको जब उपजाएंगे, पैसा का जरूरत पड़ेगा तो वो लोग उसी समय बेच देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बड़े किसान होते हैं उन चीज़ों को अपने गोदाम में रखवा देते हैं, जब इसका भाव बढ़ जाता है तब बेचते हैं, यानी आपको ज़रूरत होने पर ही ये लोग अनाज बेचते हैं, ऐसे नहीं बेचते हैं। इन्होंने अगर हम बात करें इसमें तो ये लोग कर्ज लेकर खेती नहीं करते हैं क्योंकि ये बड़ा किसान है। उसके बाद देखिए अन्य जगह इनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नहीं कि यहाँ खेत में अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो दूसरी जगह हम कमा ले, ये आपको बड़ा किसान नहीं करते हैं। इनके पास बड़े बड़े मिल जैसे चावल मिल या गेहूँ मिल है, ये भी इनके पास होते हैं। तो ये इनके बड़े किसान की पहचान है जो आपके बुक के अनुसार दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक होते हैं कृषक मजदूर। कृषक मजदूर की बात करें तो इनकी पहचान कैसी होती है, तो इनके पास मान लीजिए ज़मीन नहीं होता है या होता भी है तो एकदम नाम मात्र होता है, मतलब कहने के लायक कि हाँ है लेकिन उसके पास कुछ होता नहीं है। कृषक मजदूर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जीविका हेतु ये लोग दूसरे खेत में काम करते हैं क्योंकि इनके पास तो खेत रहता नहीं है। उसके बाद कृषि कार्य समाप्त होने पर ये लोग दूसरे काम की तलाश करने चले जाते हैं। जैसे आपको देखिए दूसरे खेत में काम करने लगे, या ईंटा के जैसे होता है चिमनी, उसमें काम करने लगे, या दूसरे जगह काम की तलाश करने लगते हैं, या अन्य जगह मजदूरी करना पड़ता है इनको, और साथ में गाय भैंस पालना पड़ता है। और इनकी जो औरतें होती है वो भी देखिए घरों में जाकर दूसरे के घरों में दाई का काम आदि करती है। कौन, तो कृषक मजदूर। तो यहाँ पे ये बुक के अनुसार कृषक मजदूर की पहचान है। यहाँ पे देखिए गैर कृषि तो हम देख ही लिए है, यानी आपको कृषि के व्यक्ति जो होते हैं वह खाली समय में ये लोग काम करते हैं गैर कृषि। जैसे मान लीजिए कोई टोकरी बना लिया, सिलाई कर लिया, उसके बाद देखिए मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, झाड़ू बना लिया, हाथ का पंखा जो होता है बढ़ईगिरी करने लगा, या आपको लोहारी का काम करने लगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये लोग जो है आपके आते हैं गैर कृषि काम में। अब यहाँ पे देखिए तीसरा चैप्टर जो है आपको शहरी जीवन का यापन के बारे में है। तो यहाँ पे जैसे गांव में था वैसे ही शहरी में था, लेकिन शहरी में ज़्यादा चीज़ नहीं था। शहर में था कि हाँ कैसे कैसे लोग दुकान होता है। तो इसमें 2 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है। जैसे भारत में इसमें पॉइंट दिया था कि भारत में शहरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 5000 से ज़्यादा जो है भारत में शहरों की संख्या इस बुक में दी गई है। और पटरी वाला व्यापारी एक दिया गया था। तो पटरी वाला व्यापारी क्या होता है, तो पटरी वाला व्यापारी उसको कहते हैं जो फुटपाथ पर छोटे मोटे दुकान लगाकर, देखिए तिरपाल लगाकर, जो यहाँ पे खिलौने हुए, चादर हुए, या जो भी हुए आपको फुटपाथ पर, यानी आपको चलता फिरता जो दुकान है
वो इनका काम होता है। किसका? तो पटरी वाला, इसको ही बोले जाते हैं पटरी वाला व्यापारी। जैसे इसमें नाई वाला देखिएगा आपको फुटपाथ पर बैठे रहेंगे, या जो चमड़ा वाला सीते हैं बेगो, वो आपके अखबार बेचने वाले, चादर बेचने वाले, ये सब आपको क्या कहलाते हैं? तो पटरी वाले व्यापारी कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका अगला है चौथा चैप्टर, लेन देन का बदला स्वरूप, यानी लेन देन में आपको बदलता स्वरूप कैसे कैसे बदला है, और चलिए इसको देखते हैं। अगर हम बात करें प्राचीन समय में जब सिक्का का प्रचलन नहीं था, तो उस समय लोग अपनी वस्तुओं को बदलने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का माध्यम लेते थे। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर चावल है और दाल नहीं है, तो दूसरे से जाकर हम चावल से दाल बदल लेंगे। तो ऐसा आपको एक चीज़ देकर दूसरे चीज़ लेना, ये आपको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाती है। जैसे जैसे लोग इसमें विकसित हुए, शिक्षित हुए, जैसे जैसे लोग का ज्ञान बढ़ा, ये जैसे आपको आए आखेटा काल में, यानी जब शिकारी करने लगे, तो ये लोग मनुष्य की जो आपको जो पशुओं की जो खाल थी और चमड़ों की जो खाल थी, यानी मतलब ये मनुष्य जो है आपका आखेटक में पशुओं की खाल और चमड़ा का जो है प्रयोग ये मुद्रा के रूप में करने लगे थे आखेटक काल में। उसके बाद जब थोड़ा सा और ज्ञान हुआ, यानी अब जब चरवाहा युग आया, तो इसमें पशुओं का जो है प्रयोग ये मुद्रा के रूप में करने लगे, यानी पशुओं से सहायता से एक चीज़ दूसरी चीज़ से खरीदते थे। उसके बाद जब ये लोग कृषि कार्य की शुरुआत होने लगे इनमें, तो यहाँ पे जो मनुष्य है वो अनाज का जो प्रयोग है वो मुद्रा के रूप में करने लगे। या आपके बाद अगला जो आया उसमें, और ये जो आपका जो अनाज का जो प्रयोग करते थे ये आपको वस्तु मुद्रा कहलाती थी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वस्तु मुद्रा के बाद जो है बाद में धातु मुद्रा का प्रचलन में आया था, जो अभी वर्तमान में भी धातु मुद्रा देखने को मिलता है। यहाँ पे धातु मुद्रा में देखिए शुरू में अगर हम बात करें तो लोहा का बनता था, तांबा, पीतल, सोना, चांदी। तो यहाँ पे उसके सिक्का जो है वो भी उस समय बनता था। अगर हम बात करें भारत में, चलिए सिक्के की बात करते हैं, तो भारत में देखिए सबसे पहले चांदी का सिक्का बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का बना था, और शेर शाह ने एक चांदी का भी सिक्का बनाया था और उसका नाम रखा था रुपया। याद रखिएगा, शेर शाह ने रुपया के नाम से एक चांदी का सिक्का चलाया था, और यहाँ पे आप इस रुपया को देख सकते हैं। मुगल काल में अगर हम बात करें तो मुद्रा के मुहर बने थे, चांदी के रुपया बनने लगे थे, और तांबे का जो है दाम, ये आपको मुगल काल में प्रचलित थे। उसके बाद वर्तमान अगर सिक्के की हम बात करें तो यहाँ पे वर्तमान सिक्के आप देख सकते हैं। ये अगर सिक्के की बात करें तो एल्युमिनियम और निकेल को जो है मिलाकर बनाया था। ये जो आप देख रहे हैं 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, तो ये आपका जो है रुपया जो है वर्तमान में चलता है। अगर हम बात करें भारत में कागज़ नोट की, तो कागज़ जो नोट होता है उसके छपवाने और जारी करने का जो इसमें जिम्मेवारी होता है वह भारतीय रिजर्व बैंक को होता है। इन्हीं के द्वारा जो है जितने भी नोट आते हैं कागज़ का, इन्हीं के द्वारा जारी किए जाते हैं। कब कुछ यहाँ पे कौन कौन से नोट होते हैं, तो 2 से लेकर आपको इसमें 2000 तक तो नोट अब बंद हो गया, इसका अब नहीं आता है। अब ये 5000 तक ही, 500 तक ही आएगा, क्योंकि 1000 का तो नोट अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे 2 रुपया, 5 रुपया, 10, 20, 50 और 500 का जो नोट है, जितने भी नोट है वो आपको कौन लाते हैं, तो ये आपको लाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन अगर इसमें देखिए 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया अगर हम सिक्का की बात करें या नोट की बात करें तो वो आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि ये कागज़ का जो नोट देखें आपको आरबीआई, ये आपको आरबीआई के गवर्नर करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 2 रुपया से लेकर जो बड़ा नोट है वो आपको करते हैं आरबीआई के गवर्नर। लेकिन अगर हम बात करें 1 रुपये का, तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखिएगा। अगर हम बात करें प्लास्टिक मुद्रा का, तो यानी आपको प्लास्टिक मुद्रा कौन कौन होते हैं, जैसे एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो जाए, इसको जो है प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 5वां जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत आपके अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम है हमारी सरकार। यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछने का चांस है। अब यहाँ पे हमारी सरकार में बात करें तो सबसे पहले सरकार किसे कहते हैं, तो सरकार की बात करें तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र या राज्यों में निश्चित काल के लिए और निश्चित परिस्थिति के द्वारा ये शासन चलाते हैं, यही आपको सरकार कहलाते हैं। सरकार के अंग की बात करें तो सरकार के 3 अंग हैं जी जो आपको मिलकर ये शासन कार्य संभालते हैं। उसमें सबसे पहले है विधायिका। विधायिका की अगर हम बात करें तो विधायिका का कार्य क्या होता है, विधायिका का कार्य होता है, विधायिका मतलब देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है विधि, यानी आपको कानून और नियम में बनाने वाला। कार्यपालिका का मतलब देखिए बनाए गए नियम के अनुसार कार्य कराने वाला, तो यहाँ पे कार्यपालिका हो गए। और न्यायपालिका में देखिए छुपा है न्याय, यानी आपको अपराध होने पे ये लोग मामले की आपको जांच करना और न्याय दिलाना, ये होता है न्यायपालिका का कार्य। अब हम यहाँ पे आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे देखिए सरकार के कार्य क्या होते हैं। तो सरकार का कार्य क्या होता है, देश की सीमाओं को सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, सड़क, तार, फोन, रेल सेवा जितने भी आपको होती है ये सब सरकार के हाथ में होती है, सरकार इसकी देखरेख करती है। और प्राकृतिक आपदा कोई हो गया तो उस समय जो है सहायता पहुंचाना किसके द्वारा होता है, तो ये सरकार का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा भी अन्य कार्य होता है लेकिन ये मुख्य कार्य है, याद रखिएगा जो आपके बुक में दिया गया है।
अब हम बात करेंगे सरकार के स्तर। यहाँ पे देखिए सरकार जो है वह 3 स्तर पे काम करता है। सबसे पहले जो है निचले स्तर पे देखिए, जैसे स्थानीय सरकार आता है, मान लीजिए आपको एक जिला हो गया, जैसे पटना जिला का जो है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो ये राज्य सरकार आ जाएगा, और उससे ऊपर जो सबसे ऊपर होता है वह केंद्र सरकार होता है, जैसे भारत में सरकार होता है। तो यहाँ पे सरकार की ये 3 स्तर है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश वह होते हैं जिन पे अगर हम बात करें तो कुछ प्रदेशों पर जैसे जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उस पे केंद्र सरकार का सीधा शासन या प्रशासन होता है। वहाँ पे देखिएगा कोई भी जो है आपके मुख्यमंत्री का जो है नहीं होता है। अपवाद में आपको देख लीजिए दिल्ली के जो है, लेकिन बाकी जगह नहीं है। तो आपको दिल्ली वाला याद रखना है, और बाकी इसमें सीधा प्रशासन जो है आपको इसमें हस्तक्षेप करती है केंद्र सरकार, तो ये याद रखिएगा। अभी वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 का यहाँ पे नाम दिया गया है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपके बुक में नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है चलिए उसको देखते हैं, क्योंकि इसमें बाद में आपको संशोधन हुआ है। तो आपको दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, और आपके दमन दीव और दादर जो नौगर हवेली थे इसको मिलाकर दमन दीव कर दिया गया है। 7वां में है आपके जम्मू कश्मीर, 8वां में है लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है पहले राज्य था, अब इसको 2 भागों में बांटकर इसको क्या बना दिया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यहाँ पे ये नवीनतम जो है आपके 6, 7, 8 है। तो चलिए इसके बारे में पूछ सकता है कि दमन दीव को कब मिलाया गया था नागर हवेली से, तो ये आपको घोषणा हुआ था 26 नवंबर 2019 को, और ये प्रभावी इसको लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 में लागू कर दिया गया था। और ये आपको नवीनतम दमन दीव जो है इसमें आपका क्या है, तो ये दोनों मिलाकर बनाया गया था, और ये नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर लद्दाख की, तो ये आपको पहले राज्य थे, तो ये दोनों को तोड़ने के लिए पहले घोषणा की गई थी लोकसभा में अमित शाह के द्वारा, और ये 5 अगस्त जो है 2019 को यहाँ पे घोषणा हुई थी, और 31 अक्टूबर 2019 को इसको लागू कर दिया गया था, और जम्मू कश्मीर को तोड़कर यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना गया था। तो ये आपको वहाँ से इतना पॉइंट याद रख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार और आपके राजतंत्र में फ़र्क दिया गया था आपके बुक में, चलिए उसको देखते हैं। तो लोकतांत्रिक जो सरकार होते हैं वहाँ पे लोगों की जो मत है उसके द्वारा चुनी गई सरकार होती है। निश्चित समय हेतु और किसी भी व्यक्ति की सरकार जो यहाँ पे चुनी जाती है, निश्चित समय के लिए ही कोई व्यक्ति वहाँ पे शासन करता है, और जनता की इच्छा से चुनी गई सरकार होती है, और लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो रहते हैं वही इसके द्वारा ही शासन कार्य यहाँ पे होते हैं। जबकि अगर हम बात करें राजतंत्र का, तो इसमें सारी शक्तियाँ जो होती है वह राजा के हाथ में निहित रहती है, और यहाँ पे जो शासन प्रशासन चलता है वह वंशावली होता है, यानी एक राजा का बेटा ही राजा बनता है। यहाँ पे कोई चुनाव कार्य नहीं होता है। राजा मरेगा तो राजा का बेटा या आपको उसका बेटा राजा को मार कर भले बन जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे वंशानुगत जो है प्रशासन चलता है। यहाँ पे आप लोग दोनों में अंतर समझ लिए होंगे। चलते हैं आगे। अगर हम बात करें लोकतांत्रिक सरकार में, तो लोकतांत्रिक सरकार में जनता जो होती है वह सरकार बनाने से लेकर और उसके कार्यों करने की जो समीक्षा होती है उसमें भी भागीदारी लेते हैं। अगर हम तो सरकार बनाने में वो भागीदारी लेते ही हैं, लेकिन वहाँ पे वो समीक्षा हेतु कैसे भागीदारी लेते हैं, तो देखिएगा आंदोलन के द्वारा, जुलूस के द्वारा, कोर्ट में केस करके या पत्र लिखकर जो है सरकार की समीक्षा, यानी आपको बुराई नीचाई उसमें दिखाते रहते हैं कि हाँ ये काम गलत है, ये काम सही है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार में ये फ़ायदा है कि अगर आपके खिलाफ कोई काम हो रहा है तो आप उसके प्रति आवाज़ उठा सकते हैं, यानी उसकी जाँच में भाग ले सकते हैं, यानी उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अगर हम बात करें आगे, तो आगे अब हम देखेंगे कुछ और अलग पॉइंट है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में अशिक्षित महिलाओं और गरीबों का जो था वो मत देने का अधिकार नहीं था। इस पे यहाँ पे देखिए गांधी जी ने एक बयान में कहा था, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जो यंग इंडिया के नाम से थी, तो उसमें इन्होंने 1931 में इन्होंने एक बयान दिया था। इसमें कहना था इनका कि मैं यह विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जिस व्यक्ति के पास केवल संपत्ति है वही केवल वोट करेगा और जो गरीब है वो नहीं करेगा। तो ये कथन गांधी जी का था। कब कहा था, तो 1931 में कहा था, और ये इनका पत्रिका कौन था, तो यंग इंडिया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए महिलाओं को नहीं दिया जा रहा था, तो महिलाओं ने यहाँ पे विश्व स्तर पर भारी आंदोलन किया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए भारी मत आंदोलन के बाद आपको जो महिलाओं को अधिकार मिला था वोट देने का, तो यहाँ पे भारत में तो लेट से मिला, लेकिन उससे पहले जो है दूसरे जगह मिल चुका था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 1902 में आपको कहाँ पे, तो आपको ऑस्ट्रेलिया को मिल चुका था महिलाओं को वोट देने का अधिकार, 1920 में अमेरिका में, और 1928 में जो है इंग्लैंड में दिया गया था। और ये तीनों पॉइंट आपको SCERT के बुक में दिया गया है, तो याद रखिएगा। भारत में अगर हम बात करें, देखिए भारत वाला नहीं दिया था इस बुक में, लेकिन भारत वाला याद रखना है कि भारत में महिलाओं को मत देने का जो अधिकार मिला था भारत शासन अधिनियम 1919 से मिला था। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। और आगे अगर हम बात करें, इसी को बोला है चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और यहाँ पे ये जो है भारत शासन अधिनियम 2000 आपको 1919, ये दोनों एक ही है। अब हम बात करेंगे, देखिए लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वह 3 आधारभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है।
है और इसी के आधार पर लोकतांत्रिक कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि लोगों की भागीदारी, यानी लोकतांत्रिक सरकार में जो है लोगों की भागीदारी होती है। यहाँ पे समस्याओं का समाधान भी होता है और सभी जितने भी भारत में जो जनता है या जहाँ पे आपका जो लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पे जनताओं के बीच में समानता और न्याय देखने को मिलता है। तो ये 3 आधार जो है लोकतांत्रिक सरकार चलाने की है और ये तीनों जो है आपके बुक में दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके इसमें एक अलग से जोड़ देगा और पूछेगा कौन नहीं है, तो यहाँ पे इसको एक बार याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे अब अगला यहाँ पे है चैप्टर स्थानीय सरकार। यहाँ पे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वह आपको एक गांव या एक से अधिक गांव मिलकर करता है। लेकिन ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वह मेन रूप से जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यानी किसी मान लीजिए किसी एक ही गांव में अगर ज़्यादा जनसंख्या हो गया तो वहाँ पे एक ही गांव में बन जाएगा। मान लीजिए एक गाँव में बहुत ही ज़्यादा लोग हो गया तो उसी में 2 पंचायत बन जाएगा। बहुत सारा गाँव ऐसा भी है जहाँ पर बहुत जनसंख्या है तो एक ही गाँव में आपके 2 पंचायत आते हैं। तो यहाँ पर एक या एक से अधिक गाँव मिलकर जो है ग्राम पंचायत का गठन करती है। और आपके बुक में दिया गया है कि मान लीजिए अगर कहीं का जो जनसंख्या है वह आपके 7000 से ऊपर हो गया तो वहाँ पे एक ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है मुखिया कहलाता है, यानी आपका जो उसमें जो सबसे हेड होता है ग्राम पंचायत का उसी को हम लोग मुखिया बोलते हैं। तो मुखिया के लिए योग्यता क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। मुखिया के लिए ये कहा गया है कि उसी पंचायत का वह रहने वाला हो और यहाँ पे उसकी आयु सीमा जो है 21 वर्ष हो। यहाँ पे आयु सीमा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे उसकी शैक्षिक योग्यता जो है, यहाँ पे देखिए बिहार में जो है आपको नहीं दिया गया है कि हाँ या 10वीं पास हो या आपको मैट्रिक फेल हो। यहाँ पे सीधा कहीं कहीं अगर हम बात करें तो कहीं कहीं आपको दूसरे राज्यों में जो है यहाँ पे शैक्षिक योग्यता लगाया गया है, लेकिन बिहार में अभी तक नहीं लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे माना जाता है कि कानूनी कार्रवाई, मान लीजिए अगर आप नामांकन कराने जा रहे हैं चुनाव मुखिया के खड़ा होने के लिए तो आपको उस समय कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जब नामांकन करवाने जाइएगा तो आपको आधार कार्ड लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे उसी पंचायत के रहने वाले हैं तो वहाँ पे आपका निवासी लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, तो ये सब आपको लग सकता है। उसके साथ कुछ जमानत राशि भी यहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो यहाँ ये जो आपका जमानत राशि है वो सभी पंचायत के लिए अलग अलग होता है, तो यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे ग्राम पंचायत के बारे में और चीज़ें। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत में आपको कई वार्डों में जो है विभक्त होता है, यानी एक ग्राम पंचायत में देखिए किसी में 8, किसी में 10 जो है या किसी में 5 जो है ग्राम पंचायत में आपको उतना वार्ड होता है। जैसे यहाँ के हम बात करें जितने भी जो वार्ड होते हैं उस वार्ड का जो प्रतिनिधि होते हैं उसको बोला जाता है वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य अगर देखे होंगे आपके गाँव में क्या कार्य करता है, जैसे देखिए नल जल वाला जो है अभी वहीं करवा रहा है, या आपको कोरोना के समय में देखिएगा बहुत सारे जो है आपको जो है इसमें आपको ग्लव्स हो गए, आपको ये सब बांटे जा रहे थे वार्ड सदस्य के द्वारा, और उसके द्वारा ही आपको जो पैसा मिलता है शौचालय का इसी के द्वारा ही आता है। तो ये सब जो है वार्ड सदस्य का काम होता है। लेकिन वार्ड सदस्य का एक और जो मुख्य काम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कार्य यह होता है कि जो उप मुखिया होता है, उप मुखिया को वार्ड सदस्य के द्वारा ही चुना जाता है। तो उप मुखिया कौन होता है, तो उप मुखिया आपको मुखिया की अनुपस्थिति में यह कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, और इसका जो चुनाव होता है वह वार्ड सदस्य के द्वारा आपको किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मुख्य मुखिया होता है वो पैसा देकर वार्ड सदस्य को खरीद कर वो अपने पक्ष में मिला लेता है और आपको खुद उप मुखिया बन जाता है। तो ये आपको चीज़ें याद रखना है उप मुखिया से। अब हम यहाँ पे देखिए सचिव के बारे में। सचिव की अगर बात करें तो सचिव क्या आता है, तो यहाँ पे इसका नाम जो है अगर हम बात करें, सचिव को ही पंचायत सचिव की नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप पंचायत जो आया था आपका, जैसे आया था पंचायत जो आपका फिल्म आया था उसमें आप देखे होंगे यहाँ पे पंचायत जो सचिव था आपसे, तो उसके बारे में अच्छा से यहाँ पे आप जानते होंगे। यहाँ पे जो पंचायत जो होता है, जो पंचायत सचिव, इसका जो नियुक्ति है अगर हम बात करें तो वह चुनाव के द्वारा नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके ऑप्शन में दे सकता है कि जो पंचायत सचिव होता है कैसे बनता है, तो वह चुनाव के द्वारा जो है नहीं बनता है। अभी आपको मालूम होगा बिहार जैसे का भी एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पे बिहार में अगर हम बात करें सचिव का, तो सचिव का जो नियुक्ति होता है वह सरकार करती है। और सरकार कैसे लेती है, तो एग्जाम लेकर करती है। जैसे अभी देखे हैं बिहार SSC का जो इंटर स्तर पर एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो आपके सचिव बने हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम देकर पढ़ना पड़ता है सचिव। तो याद रखिएगा सचिव का कार्य क्या होता है, तो ग्राम सभा का जो बैठक होता है वो आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को बैठक बुलाता है, और बैठक में जो भी चीज़ें तय की जाती हैं कि ये होने वाली है तो यहाँ पे उसको नोट करता है और उसको क्रियान्वयन में इसको सहायक करता है। कौन, तो आपके सचिव। तो यहाँ सचिव देख लिए। अब हम बात करेंगे, एक होते हैं BLO। BLO का जो चर्चा है आपके बुक में दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। BLO का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि वोटर लिस्ट में जितने भी व्यक्ति जिसका नाम नहीं जुड़ा हुआ है उसका नाम जोड़ना, इसका काम होता है BLO का। मतदान करने की आयु सीमा कितनी है, तो 18 वर्ष दी गई है। आपको मालूम होगा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष में दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, जब ये 18 वर्ष था, लेकिन अगर हम बात करें
आपको पहले यानी आपको 1989 से पहले जो था आपको 21 वर्ष था। तो यहाँ पे एक संविधान में संशोधन किया गया था, 21वां संविधान संशोधन 1989, और इसके साथ अनुच्छेद 326 में संशोधन करते हुए यह कह दिया गया कि अब 21 वर्ष नहीं रहेगा मतदान करने की आयु, इसको घटाकर यह 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, तो देखते हैं आपको। जो मुखिया बनता है वह 5 साल के लिए होता है, तो यहाँ पे आपके इसके कार्यकाल 5 साल का होता है। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है, तो राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। आपको याद रखिएगा, देश का निर्वाचन आयोग नहीं, ये राज्य का निर्वाचन आयोग होता है। अब हम बात करेंगे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत यहाँ पे आरक्षण भी दिया गया है। तो आरक्षण जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, आपको महिलाओं को दिया गया है। आपको मालूम होगा 50% महिलाओं का आरक्षण है आपको चुनाव लड़ने में। और यहाँ पे ये अगर हम बात करें तो ये जो निर्धारण कौन करता है कि हाँ कितना मिलेगा, तो जिला पदाधिकारी यानी डीएम जो होता है वो जिला का वन निर्धारित करता है कि हाँ किस व्यक्ति को यहाँ पे कितना आरक्षण मिलेगा। तो बिहार में अगर हम बात करें तो महिलाओं को सभी पदों के लिए जो है आपको चुनाव में 50% का आरक्षण दिया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम देखिए ग्राम पंचायत के यहाँ पे देखिए कार्य क्या होता है। ग्राम पंचायत में आपको जितने प्रतिनिधि होते हैं मेन आपके मुखिया वो क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्राम सभा के द्वारा चर्चा जो भी होता है जिस विषय पे उसको क्रियान्वयन करना, कृषि पशुपालन सिंचाई मछली पालन या आपके आदि को बढ़ावा देना होता है, इंदिरा आवास पेयजल सड़क घाट बिजली व्यवस्था या बाजार एवं मेला का इत्यादि जो आयोजन कराती है ये आपको मुखिया के अंदर होती है। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य सेवा परिवार कल्याण विकलांग कल्याण की योजना में मदद करना, कुआं तालाब पोखर आदि का निर्माण करवाना और कृषि भंडारण और बिक्री का व्यवस्था करना। तो ये सब चीज़ जो होती है आपको पंचायत स्तर पे जो है आपको काम होता है। लेकिन अब सोचिए कि हाँ मेरे पंचायत में नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों ने पैसा देकर वोट जब आपको दिया गया है, आपको जब वोट के लिए पैसा लिया है तो सबसे पहले मुखिया लोग पैसा निकालेगा, उसके बाद जब उसमें से कुछ बचेगा तब आपके पंचायत में काम होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे ग्राम पंचायत के आय का साधन क्या होता है, उनको पैसा कहाँ से मिलता है। तो इसके 2 साधन है आपको ग्राम पंचायत के। एक तो आपको अनुदान के रूप में जो सरकार देती है, और उसके बाद कर के रूप में जो आपको पंचायत स्तर पे जो है आपको वसूला जाता है टैक्स, जैसे दुकानदारों से तहसीला जाता है या जो भी टैक्स वसूला जाता है उसका जो है वह ग्राम पंचायत पैसा लेती है। तो ये आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए गाँव में जो ज़मीन नापता है या उसका अभिलेख रखता है उस कर्मचारी को जो है अगर हम बात करें गांव में तो उसको है हल्का कर्मचारी के नाम से जाना जाता है। आपको किताब में दिया गया है हल्का कर्मचारी क्या है, तो हल्का कर्मचारी वही होता है जो गांव में ज़मीन नापता है और अभिलेख रखता है, जिसे आपको अन्य शब्दों में पटवारी का नाम सुने होंगे, लेखापाल का सुने होंगे, कानूनगो का। तो यहाँ पे पटवारी लेखापाल कानूनगो एक ही है जिसको हल्का कर्मचारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये पॉइंट आपके दिया गया है बुक में, तो इम्पोर्टेंट है। एक और आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या है। तो हिंदू अधिनियम 2005 में यही कहना है कि पिता की मृत्यु के बाद जो है जितने भी पिता के नाम पे ज़मीन रहता है उसमें जो बंटवारा होगा वह बेटा बेटी और उसकी जो माँ है उसमें सभी में बराबर बराबर हिस्सा आपको जो बराबर बटेगा। क्योंकि पहले अब देखिए अगर मतलब उसमें लेडी और उसकी जो है बेटी वो अगर चाही तो ऐसे, तो अगर हम बात करें अगर बिहार में तो जो देखिएगा जितने भी बाप दादा का जो भी ज़मीन होता है वो बेटा के नाम पे होता है। लेकिन ये नियम बनाया गया है कि जो भी आपको स्त्री है या जो भी लड़की है चाहती है अगर हम पापा से जितने भी ज़मीन है उसमें मेरा भी हिस्सा मिला तो मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे लेडीज़ों को खतरा रहता है कि ज़मीन जब ले लेंगे तो मेरा यहाँ पे जो ससुराल है वहाँ पे आना जाना लोग बंद करवा देगा, तो ये भी डर रहता है। लेकिन आपके बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ बहुत ही आपके देखिए आपको इमोशनल वाला यहाँ पे दिया गया है एक कविता जो इसको यहाँ पे हम शामिल किए। इसमें लिखा गया है कि विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या होगा। यानी आपके इसके भाई और जो इसके पापा है इसको तो मिल गया ज़मीन अपने बाप की यहाँ पे विरासत में, लेकिन इसकी जो इसकी माँ है और ये खुद लड़की है उसका क्या होगा। बता दिया गया है मुझे कि पिता के घर में हिस्से की बात औरतें किया नहीं करती है, लेकिन मुझे चाहिए एक अपना बिल्कुल मेरा घर, नहीं चाहिए मुझे दहेज में रेशम और सोना। तो यहाँ पे एक लड़की का यहाँ पे इस कविता दिया गया था इस बुक में, एक लड़की की जो चाह थी ये बताया गया है। तो ये आप हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत है, एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ग्राम में देखिए कि स्थानीय स्वशासन कैसा होता है कि ग्राम में शासन कैसे चलाया जाता है। लेकिन अब देखिए चलिए हम लोग नगरों में कैसे चलाया जाता है इसको देखते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नगरों में अगर बात करें देखिए 3 प्रकार का इसमें होता है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। ये आपको सबसे ऊपर होता है, बीच में नगर परिषद और सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत होता है। तो यहाँ पे देखिए बड़े शहरों में प्रशासन करने के लिए नगर निगम की स्थापना की गई है, छोटे नगरों में आपको नगर परिषद की, और जो कस्बाई शहर से अभी नया नया इलाका बन रहा है उसके लिए नगर पंचायत का गठन किया गया है। तो ये चीज़ है, और नगर पालिका ये सब कार्य करती है। तो नगर पालिका की अगर बात करें तो नगर पालिका को
भारत के संविधान के भाग 9 के ए में जोड़ा गया था। और ये अगर हम बात करें तो जोड़ा गया है तो संविधान में संशोधन हुआ था और वह हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1992। यहाँ पे क्या हुआ था, तो इस संविधान संशोधन में यहाँ पे ये तो संविधान संशोधन हो गया 1992 में, और फिर नगर पालिका का जो है लागू कर दिया गया था 1 जून कब, तो 1993 में। तो यहाँ से यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए नगर पालिका की अगर हम बात करें तो 3 स्तर पे बांटा गया है। सबसे जो ऊपरी भाग होता है नगर निगम होता है, बीच का नगर परिषद और सबसे निचला जो स्तर होता है वह आपके नगर पंचायत होता है। तो नगर निगम सबसे बड़ा होता है, वह आपके 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जो है उसमें अगर हम बात करें तो वहाँ पे यह आपके नगर निगम की स्थापना होती है। जैसे अगर पटना नगर निगम है तो यहाँ पे तो जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, लेकिन अगर हम बात करें कहीं कहीं पे जो है आपको 5 लाख से ज़्यादा भी दिया गया है। तो यहाँ पे ये डाटा पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। एक आपका बुक की अगर हम बात करें तो उसमें आपका केवल नगर परिषद का दिया गया था, बाकी चीज़ जो है अगर हम नेट से निकाले हैं तो उस पर कहीं कहीं ज़्यादा बता रहा था, कहीं कहीं कम बता रहा था। लेकिन जो नगर निगम होती है वो 5 लाख से ज़्यादा होती है। और नगर परिषद में देखिए सबसे जो अध्यक्ष होता है, इसका जो हेड होता है वह मेयर कहलाता है या महापौर कहलाता है। तो ये आपके नगर निगम के अध्यक्ष हो गए। नगर परिषद की बात करें तो 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में जनसंख्या होनी चाहिए। और नगर पालिका जो है इसका अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। नगर परिषद का अध्यक्ष जो है उसको नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत में ऐसा माना जाता है कि 30,000 से लेकर 1 लाख लोग होना चाहिए। और यहाँ पे जो इसका चुनाव होता है आपको नगर पंचायत में, वो चुना जाता है चेयरमैन। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। तो ये आपका स्थानीय, ये आपका जो है नगर लेवल पर जो आपका स्वशासन होता है उस पर आधारित था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट इसमें दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1952 को हुई थी। और ये पॉइंट आपके बुक में दिया गया है तो इंपॉर्टेंट है, 1952 में हुआ था। कुल अगर नगर निगम की बात करें तो कुल अभी आपके बिहार में जो है 19 नगर निगम है, और ये सहरसा जो है इसमें नवीनतम है। ये आपके बुक में नहीं दिया गया था, ये नेट के द्वारा आपको बताया गया है। और 1994 में सूरत में प्लेग फैला था, इसकी जो है कहानी दी गई थी आपके बुक के लास्ट में कि सूरत की कहानी दी गई थी। तो सूरत में जो है 1994 में जो है आपको प्लेग फैला था। और प्लेग जो फैलता है वो चूहों के कारण फैलता है, लेकिन आपके बुक में दिया गया था कि हवा के द्वारा फैलता है। तो ये हमको गलत लग रहा है, हवा से नहीं, ये चूहों से फैलता है। और आपका जो प्लेग होता है वो आपको बैक्टीरियल डिजीज है, यानी आपको बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आगे अध्याय 7 में। अध्याय 7 जो है इसमें सड़क सुरक्षा उपाय नाम से एक चैप्टर है, और इसमें आपको सड़क पर सुरक्षा कैसे करनी चाहिए ये सब चीज़ें गई है। जैसे आपको यातायात संकेत के बारे में इसमें दिया गया है। तो यातायात संकेत जो होता है यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहा गया, यातायात संकेत के लिए आपको 3 जो है लाइट का प्रयोग किया था। एक आपका लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती। लाल बत्ती का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए रोड पर जा रहे हैं तो लाल बत्ती अगर जल गया तो लाल बत्ती मान लीजिए, लाल बत्ती खतरा का प्रतीक माना जाता है। कहीं भी लाल बत्ती हो आप समझ लीजिए कि वह खतरा होने वाला है, यानी आपको रोड जो है आपको जाम है, रोड बंद किया गया है। तो यहाँ पे लाल बत्ती जाए तो देखिए अगर लोग नहीं जाता है तो यहाँ पे वाहनों को रुकने का संकेत जो है लाल से दिखाया जाता है। हरी बत्ती का मतलब है कि हाँ अब रास्ता साफ है, आप जा सकते हैं। तो ये हरा बत्ती जलने पर देखिएगा आपको गाड़ियाँ चलने लगती है। पीली बत्ती की बात करें तो पीली बत्ती जो है यहाँ पे पीली बत्ती जलने पे आपको जाम हल्का फुल्का रहता है, और उसमें मतलब यह होता है कि सतर्कता के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये पूरा खाली नहीं है, थोड़ा मोड़ा जाम है लेकिन आप जा सकते हैं। तो ये पीली बत्ती का होता है। तो यहाँ पे 3 बत्ती जो है रोड पे उपयोग किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वहीं जहाँ पे ये जो तीनों बत्ती लगा रहता है उसी पे एक देखिएगा क्रॉसिंग बना रहता है, जेब्रा क्रॉसिंग। ये आपको जेब्रा का जो कलर होता है उसी के अनुसार ये बनाया जाता है, यानी चितकबरा। और ये जो आपका जेब्रा क्रॉसिंग होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आपका रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पैदल यात्री इस पे जा सके। तो पैदल यात्रियों के लिए ये आपको जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, कुछ बुक में आपके यहाँ पे देखिए संकेत दिया गया था जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हाँ ये संकेत किस में काम आता है। जैसे देखिए अगर ये लाल बत्ती जल गया तो इसका मतलब है कि रुकिए, यानी स्टॉप। यहाँ पे इसका मतलब होता है स्टॉप, यानी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी आपके रास्ता साफ नहीं है। उसके बाद देखिए ये आपका जेब्रा क्रॉसिंग है, इसका यहाँ पे क्यों उपयोग किया जाता है, ये पैदल यात्रियों के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसा देखिए कहीं कहीं बोर्ड पे ऐसे बना दिया जाता है और ये आपको ऐसा निशान बना दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी आपको दाहिने की तरफ पार्किंग है, पी से पार्किंग, यानी आपको ये दाहिने तरफ है तो दाहिने की तरफ आपके पार्किंग है, यानी पार्किंग राइट साइड एरिया इसका बोला जाता है। तो ये आपको पी का मतलब वही होता है। ये का मतलब देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी इसमें देखिए एक आपका हॉर्न लगाया गया है, हॉर्न के ऊपर ऐसे लगा दिया गया है, यानी आपको हॉर्न निषेध, यानी आप इस समय हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हो गया। उसके बाद देखिए ये जो चिन्ह देखिए कभी कभी रोड पे लगाया जाता है, आपको ग्रीन कलर के ऊपर ये लगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि हाँ यहाँ पे आपके अगल बगल में अस्पताल है,
यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो प्राथमिक उपचार केंद्र यानी फर्स्ट एड पोस्ट इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको संकेत के रूप में दे सकता है मिलान करने के लिए। या आपको देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नो एंट्री यानी प्रवेश निषेध है, यानी आपको ऐसे जाने का निशान बना दिया है लेकिन उस पर काट दिया है, यानी उसमें आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद देखिए हॉर्न बजाना अनिवार्य है, और इसी पर लगा के ऐसे कर देता है तो ये आपको क्या होता है, नो हॉर्न। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे, अगला इसमें देखिएगा, अगला है यहाँ पे पी। देखिए यहाँ पे पी लिख के और काट दिया है, यानी आपको पार्किंग जो है यहाँ पे निषेध, यानी यहाँ पे पार्क आप लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए रोड के किनारे यहाँ पे लिखा रहता है नो पार्किंग, तो यहाँ पे नो पार्किंग का यही सही निशान होता है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए कोई आदमी पैदल जा रहा है लेकिन उसको काट दिया है, तो यहाँ पे पैदल यात्री जो है यहाँ पे प्रवेश वर्जित है, यानी यहाँ पे पैदल यात्रियों के लिए नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे साइकिल का निशान लगाया गया है, और ये साइकिल क्रॉसिंग है, यानी आपको ये साइकिल जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे देखिए ये से बनाकर देखिए कहीं वहाँ पे स्कूल, यहाँ पे लोग जाता है बच्चा लोग यहाँ पे दौड़ने के लिए, तो आपको ये आगे स्कूल है, स्कूल के लिए ये निशान बनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रतीक दिया गया था जिसको आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ पे देखिए सातों जो चैप्टर है आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे इसका हम PDF की बात करते हैं। PDF लेने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको जाना है टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टूडेंट जेल खाना, ये चैनल का नाम है। आप वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे जानकारी है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे आने वाला जो क्लास है ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।